Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. आज का ये वीडियो हमारा डे 19 है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और हमारी तैयारी को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक से डांट खाने पर बालक का सभी शिक्षकों से डरना। उदाहरण है उद्दीपक सामान्यकरण का उदाहरण है, विलोपन का उदाहरण है, शेपिंग का उदाहरण है या अभिक्रमित अनुदेशन का उदाहरण है। तो यहाँ पर वैसे तो एग्जाम्पल थोड़ा गलत दिया गया है। डांटना मारना ये शिक्षक के कार्य बिल्कुल भी नहीं है। एक आदर्श शिक्षक हमें बनना है कि क्या आगे जाके अगर एक बच्चे ने किसी एक शिक्षक से कोई गलती करने पर डांट खा ली है तो वो बाकी सभी शिक्षकों से डरने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि जो दूसरे शिक्षक है वो भी उसको डांटेंगे अगर वो कोई गलत काम करेगा तो ये क्या है? तो ये है उद्दीपक सामान्यकरण, यानी कि जो मेन उद्दीपक रहता है उसके अलावा जो उससे मिलते जुलते उद्दीपक रहते हैं उनके प्रति भी जो व्यक्ति होता है या जो प्राणी होता है वो वैसी ही क्रिया करता है। उसको हम कहते हैं उद्दीपक सामान्यकरण। किसी एक शिक्षक ने उसको डांटा तो अनुबंधित उद्दीपक तो उसका वो शिक्षक हो गया। अब बाकी के जो टीचर्स हैं वो उससे मिलते जुलते उद्दीपक हैं, इसलिए वो बाकी के टीचर्स से भी डरने लग गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यकरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपसारी और अभिसारी चिंतन का संप्रत्यय किसने दिया है? जो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होते हैं इसका संप्रत्यय किसने दिया है? जो निम्न ऑप्शन है उनमें से आपको पहचानना है। गार्डनर ने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है या अल्फ्रेड बिने ने दिया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है कि अपसारी और अभिसारी चिंतन का जो संप्रत्यय है वो दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। ओके, पेपर में पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपसारी चिंतन यानी एक समस्या के 1000 सॉल्यूशन देख लेना और अभिसारी चिंतन यानी एक समस्या का एक ही सॉल्यूशन देख पाना। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट, इसका संप्रत्यय दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम एक दृष्टिबाधित बालक है और सोहम एक सामान्य बालक है। दोनों एक ही विद्यालय में दाखिला लेते हैं। आप इस तरह के विद्यालय को क्या कहेंगे? तो एक विद्यालय है जिसमें एक दृष्टिबाधित बालक भी जा रहा है और एक सामान्य बालक भी जा रहा है। एक ही विद्यालय में ये दोनों जा रहे हैं, तो इस तरह के विद्यालय को हम क्या नाम देंगे या क्या कहेंगे? विशेष विद्यालय कहेंगे, समावेशी विद्यालय कहेंगे, व्यावसायिक विद्यालय कहेंगे या फिर अलग विद्यालय कहेंगे? तो हम पढ़ चुके हैं समावेशी शिक्षा के बारे में और समावेशी विद्यालयों के बारे में, जिसमें हर प्रकार के बालकों को प्रवेश दिया जाता है और उनको एक साथ पढ़ाया जाता है एक ही विद्यालय में। तो इस तरीके के विद्यालय को कहते हैं हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। ओके, जहाँ सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह अवस्था जिसमें लैंगिक ऊर्जा मार्ग बदलकर रचनात्मक कार्यों में आ जाती है वह है लैंगिक अवस्था है, जननावस्था है, सुप्तावस्था है या गुदावस्था है? तो ये जो क्वेश्चन है ये सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत से पूछा गया है, उनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी वाले सिद्धांत से पूछा गया है। आपको पहचानना है कि कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें लैंगिक ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में चली जाती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्तावस्था या लेटेंट स्टेज जिसे हम कहते हैं। 7 से 12 वर्ष की ये अवस्था होती है और जैसा कि हम जानते हैं बाल्यावस्था का पीरियड है, बाल्यावस्था इस वक्त चल रही होती है। इसमें जो बच्चे की लैंगिक ऊर्जा है वो रचनात्मक कार्यों में चली जाती है। वो खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, वो अलग अलग क्रिएटिव काम करने में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्तावस्था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के नियमों के शैक्षिक उपयोग हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए हैं, कुछ मुख्य नियम दिए हैं, कुछ गौण नियम दिए हैं, उनके शैक्षिक उपयोग क्या है वो आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए तत्पर करना। तो ये तत्परता के नियम से संबंधित लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचकर संतोष का अनुभव करना। तो ये प्रभाव के नियम से संबंधित लग रहा है, तो ये भी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार और प्रोत्साहन देना, तो ये भी थॉर्नडाइक के नियम से संबंधित है। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही शैक्षिक उपयोग हैं थॉर्नडाइक के नियम के। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।